ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और बीपीएससी के लिए बस 2 दिन बचे हैं। आज 11 तारीख हो गया, 11 दिसंबर बुधवार है। और अगर कायनात कुछ उलट पुलट ना कर दे तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो 13 दिसंबर को होने जा रहा है। लास्ट टाइम है, बहुत तरह के थॉट आते हैं दिमाग में, बहुत सारी बातें आती हैं, डर लगता है, एंजाइटी होती है, लगता है कि लास्ट का 2 दिन है, क्या पढ़ लें, बहुत कुछ छूटा हुआ है। तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था और टेलीग्राम में भी बोला कि एक वीडियो बनाइए जिसमें थोड़ा सा इन बातों को इन बातों पे चर्चा की जाए और थोड़ा माहौल लाइट हो, थोड़ा मूड लाइट हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस पर एक वीडियो बनाना और ज़रूरी भी है। आखिरी टाइम जो होता है वो बहुत एंजाइटी वाला होता है। बहुत लोग, आप लोगों में से ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ लोग दिल्ली से जा रहे होंगे जहाँ भी सेंटर होगा, कुछ लोग बिहार के अंदर में ट्रैवल कर रहे होंगे। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा माहौल को लाइट करना ज़रूरी है। थोड़ा जो डर का माहौल है, जो परेशानी का माहौल है, उसको कम करना ज़रूरी है। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो पूरा साल भर मेहनत करते हैं, जो पूरी तपस्या है, जो पूरा तप आपने, जो पूरी साधना की है आपने, वो इसलिए किए हैं कि कुंभ का मेला लगने वाला है 13 दिसंबर को और उसमें जाके डुबकी लगानी है। पार्डन, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है अभी। तो जिस एग्ज़ाम के लिए आपने तैयारी की है, अगर उसमें जो पेपर वर्क रिक्वायर्ड है और जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, अगर उनके वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो ये ब्लंडर है। फिर सच में नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक में आपको फिर तेल के कराहे में छाना जाएगा, है ना। जैसे एडमिट कार्ड है, अब आपने कसम खा लिया है कि 2 ही कॉपी लेके जाएंगे। क्यों भाई, जब आप 2 कॉपी निकलवा रहे हैं तो उसका 4 कॉपी करवा लीजिए ना। फट गया, छूट गया, कुछ भी हो सकता है। तो 2 कॉपी का एक सेट रखिए, 2 कॉपी का एक सेट रखिए, अलग अलग करके रखिए उसको। और अगर कोई साथ में जा रहा है तो एक अपने पास रखिए, एक उनको दे दीजिए एक सेट बना के, ठीक है। ताकि अगर आपके हाथ से कहीं मिसप्लेस हो जाए, कुछ छूट जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो जो आपके साथ में है उनके पास रहे और वो फिर आपके काम आ जाए। आईडी कार्ड एकदम इंश्योर कीजिएगा कि जो भी आपने फॉर्म भरते समय यूज़ किया था वो लेके जाएं, या आपके पास जो भी आईडी कार्ड है वो सब रख लो आप, है ना। और जो आपने फॉर्म में भरा था वो तो रखना ही रखना है। अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जिनका भी जैसे फ़ोटो ब्लर है या सिग्नेचर या कोई भी वैसा इशू है, तो उसके लिए बीपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया है कि क्या करना है आपको। तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है, अब वो लास्ट डेट यानी कि कल के लिए आप मत रखिए कि 12 तारीख को करेंगे। आज ही करके ये सब चीज़ें रख लीजिए। ये पैक करके एक पाउच में आप रख लीजिए, एक बैग में रख लीजिए, एक जिपर में रख लीजिए। लेकिन ये सब चीज़ें एक जगह आप रख लीजिए। बॉल पेन रख लीजिए, आप 4-5 बॉल पेन रख लीजिए। एग्जाम हॉल में बहुत बार आपने देखा होगा कि एक ही पेन लेके गए हैं और पेन खराब हो गया है, चल नहीं रहा है, दूसरे से मांग रहे हैं, दूसरे कलर का है, ब्लैक है कि ब्लू है, ये कन्फ्यूज़न चल रहा है। भाई, आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, क्या आप 4-5 बॉल पेन लेके नहीं जा सकते हैं? 2 ब्लू ले लीजिए, 2 ब्लैक ले लीजिए। मतलब आप अपने तरफ से पूरी तरह से लैस होके जाइए। अब ऐसा थोड़ा है कि आप बहुत स्किल आपका डेवलप हो गया, आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, आप बहुत बढ़िया धनुष चलाते हैं, लेकिन बाण लेके जा ही नहीं रहे कुरुक्षेत्र में। तो फिर लड़ेंगे कैसे? बगल से मांगेंगे कि ये भाई नकुल, सहदेव, थोड़ा सा हमको 2-4 को तीर दो, चलाना है, दुर्योधन आ रहा है सामने से। ऐसा तो नहीं होगा ना। आप 4-5 बॉल पेन लेके जाइए, किसी से मांगना नहीं पड़े, इवन कि किसी को हेल्प करना पड़े तो एक आध दे दे। और यार, एग्ज़ाम में एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि एग्ज़ाम हॉल में आप सोशल रिफॉर्मर बन के, आप रिवॉल्यूशनरी बन के, आप दूसरों को हेल्प करने के लिए नहीं जा रहे हैं। एग्ज़ाम में आप सिर्फ अपना हेल्प करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी इंसिडेंट, ऐसा कोई भी इवेंट हो जिससे कि आपका अपना पर्सनल मेंटल बैलेंस इधर उधर हो, आपका फोकस इधर उधर हो, उस पर नहीं ध्यान देना है। कोई अगर कलम लेके नहीं आया है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी गलती है और इसकी सज़ा उसको भुगतने दीजिए। आपको भुगतने की ज़रूरत है, कह रहे भाई सामने वाला कलम नहीं लाया, ले आता उसको दे देते हैं, थोड़ा सा परेशान नहीं। भाई, आपको नहीं परेशान होना है। अगर आसपास में है, आपके पास एक्स्ट्रा है, बस बढ़ा दीजिए। नो सॉरी, नो थैंक यू, कुछ नहीं। नहीं तो उधर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स, एक एक मिनट बहुत कीमती है, इस बात को समझिए, ठीक है। ये जब आपका एग्ज़ाम 1 नंबर से, 1.5 नंबर से क्वालिफाई होगा या छूट जाएगा, तब रियलाइज़ होगा कि अरे भाई, एक जरा सा फोकस हिलने से कितना नुकसान हो सकता है। तो इस बात को इंश्योर कीजिएगा। सर्दी का दिन है, देखिए भाई, तो फीवर की दवाई, सर दर्द की दवाई,
गैस हो जाए, ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसके लिए गैस का टैबलेट पैंडी वगैरह रख लीजिए या पुदीना रख लीजिए। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप सोचो सेंटर में घुसने के पहले कि एकदम यार कि ना ब्लोटिंग हो रहा है, गैस बन रहा है, दिमाग थोड़ा सा सुस्त हो गया, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सिंस कि वी आर ट्रैवलिंग, सिंस एवरी एस्पिरेंट इज ट्रैवलिंग, मतलब दूर दूर से कोई 1500 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, कोई बिहार के अंदर में 600-400 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 400-300 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो ये चीज़ें आप इंश्योर कीजिए। आपका अपना कोई पर्सनल अभी तबीयत खराब है या कोई दवाई चल रही है, ये इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास है ना। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपको सर दर्द होने लगा अचानक से एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले, और आपका जहाँ सेंटर है वहाँ कोई दवाई की दुकान नहीं है, अब आप क्या करेंगे? अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जिनको भी चाय कॉफ़ी पीने का आदत है, तो अगर पॉसिबल हो सके तो जो गर्म बॉटल रहता है जिसमें पानी गर्म रहता है, चाय गर्म रहता है, उसको लेके जाइए। घुसने से पहले अपना चाय वाय पी के अपना उसके हिसाब से प्रिपेयर होके आप जाइए। सुबह में नाश्ता ज़रूर करना है, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत सटल सी, बहुत 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 क्लीशे सा बात है, और बहुत सटल इम्पैक्ट होता है इसका, लेकिन ये करना ज़रूरी है। जो होना और नहीं होने के बीच में ये सब छोटी छोटी बातें आती हैं। तो आपको थोड़ा बहुत नाश्ता का अपना इंतज़ाम कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बाहर जाएंगे, फिर वही सेंटर के पास मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, पता चला कि ब्रेड पकौड़ा मिल रहा है बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड, अब खा लिए, आधे घंटे के बाद आपको गैस बनना शुरू हो गया एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ठीक है। आधे घंटे के अंदर आपको बहुत वो हो गया है कि सर दुखने लग गया है। तो ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि जो सेंटर है आपका, एक तो गूगल मैप पे उसको अच्छे से देख लीजिए, उसके आसपास देख लीजिए, आप ये श्योर हो लीजिए कि हाँ यही सेंटर है। हो सके पॉसिबल है तो फिजिकली देख लीजिए, ठीक है। अगर जो लोग एक दिन पहले पहुंच रहे हैं सेंटर के पास, और मुझे लगता है कि एक दिन पहले पहुंचना चाहिए, अगर वहाँ पर रुकने का ठहरने का व्यवस्था है, सर्दी का टाइम है, कोई रिलेटिव है, कोई होटल है, कुछ है, तो आप वहाँ पे ज़रूर ये इंश्योर कीजिए कि आपका सेंटर कहाँ लोकेट कर लीजिए। क्योंकि यार सेंटर अगर दूर दराज रहा, आप कहीं पहुँचे, पता चला सेम नाम का कोई दूसरा सेंटर आपका था और आप गलत सेंटर पे पहुंच गए, और वहाँ से वहाँ की दूरी 1 घंटे है या आधे घंटे है, तो ये फिर लास्ट में जो रश होगा ना, ये एग्ज़ाम बर्बाद कर देगा। तो ये सब नहीं करना है। आप सेंटर को लोकेट कर लीजिए, गूगल मैप पे अच्छे से देख लीजिए, और उसके हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना है आपको। ये नहीं सोचना है कि हाँ ठीक है, आप जहाँ से हैं सेंटर वहाँ से 4 घंटे की दूरी पे है, तो सुबह 6 बजे निकलेंगे घर से और 10 बजे सेंटर पहुँच जाएंगे आराम से। नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। ये अगर आप करेंगे, आपको लास्ट 11 बजे एंट्री करना, मतलब आप समझिए 10:30 बजे, अगर आयोग ने 11 बजे बोला है सेंटर पे 11 बजे घुसना है, तो आपको 10:30 बजे घुस जाना है। और 10:30 बजे घुसने के लिए अगर आप 6 बजे निकलेंगे और 4 घंटे का टाइम लेके चलेंगे, तो ये ब्लंडर हो जाएगा। तो ये नहीं करना, आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना है, क्योंकि ट्रैफिक हो गया, जाम लग गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एकदम ध्यान रखेंगे कि आप कहाँ हैं, कितनी दूरी पे हैं, ठीक है। आपको एक दिन पहले पहुंचना है कि नहीं। जो एक दिन नहीं पहले पहुंच पा रहे हैं, तो वो तो 2 घंटे 3 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचे। ये चीज़ इंश्योर करें, ठीक है। अब इसमें अगर थोड़ा पैसा खर्च होता है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी एग्ज़ाम के लिए आप साल भर मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ इसी के लिए दाव पे लगाए हुए हैं। तो अभी के टाइम पे आप 500 रुपये, 1000 रुपये अगर बचाने का सोचेंगे ना, तो वो महंगा पड़ सकता है। हम जानते हैं कि 1000 रुपये बहुत मायने रखता है। 1000 रुपये मतलब कि इसमें बहुत चीज़ें हो सकती है, लेकिन क्या करेंगे, अब सिस्टम ऐसा है, व्यवस्थाएं ऐसी है कि आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, आपको सेंटर इंश्योर करना जाना, तो अब हमारे हाथ में नहीं है। तो ये मान के चलेंगे कि हमारे एग्ज़ाम का ये एक तरह से आप चढ़ावा समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कि ये आपका फ़ी है, फ़ी का पार्ट है कि 1000-2000 रुपये आपका खर्च हो रहा है, तो करना पड़ेगा यार, मतलब कर लीजिए इसको। ये घाटे का सौदा नहीं है, ये फ़ायदे का सौदा है, ठीक है। और सेंटर पे 9 से 9:30 बजे के बीच में आप पहुंच जाइए, ताकि आप 10:30 बजे तक आराम से अंदर चले जाइए, और 10-15 मिनट आप वहाँ पे 20 मिनट बैठ के सेंटर में किसी से बात नहीं करना है, मेडिटेशन करना सेंटर में अंदर, ना तो सेंटर के बाहर ना ही सेंटर के अंदर। फालतू की बकैती नहीं करनी गेट पे खड़े होके कि चेयरमैन ने ये बोला, तो एग्ज़ाम कंट्रोलर ने ये बोला, तो बीपीएससी ऐसा है, बीपीएससी वैसा है। बीपीएससी जैसा भी, आप उसी का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उसी के दरवाजे पे हैं। तो फिलहाल आज के लिए आप अपने माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव बना के रखें, बहुत अच्छा बना के रखें। फालतू की बातों में उलझा के खुद को और अपना फोकस हिलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। एग्ज़ाम में एकदम चुपचाप बैठना है जब तक पेपर न मिल जाए, और पेपर मिल जाए उसका चुपचाप पेपर को अटेम्प्ट करना है और चुपचाप बाहर निकलना है। उसके बाद जितना भड़ास निकालना है आप भड़ास निकाल लीजिए, लेकिन सेंटर पे पहुंचने के बाद से लेके पेपर ख़त्म होने तक कहीं किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई फालतू का डिबेट नहीं, कोई फालतू की बहस नहीं, लास्ट टाइम रश भी नहीं करना है।
सुबह निकलेंगे और एकदम टाइम पर ही पहुँचेंगे, ये मेंटालिटी, ये माइंडसेट के साथ नहीं रहना है कि एकदम सुबह-सुबह निकलेंगे, टाइम बचा लेंगे, 2 घंटा रिवाइज़ कर लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना? तो 2-300 रुपया बचा लेंगे। ये इस चक्कर में मत पड़िएगा, इस माइंडसेट में मत पड़िएगा। अगेन आई नो कि पर कैपिटा इनकम बिहार का बहुत कम है, हमारे पास पैसे बहुत कम हैं, हम लोग सब एस्पिरेंट हैं, बट फिर भी हम आज बोलेंगे कि भाई आप जो भी है आपके पास आप खर्च कीजिए, लेकिन ये इन सब चीज़ों से बचिए। इन सब चीज़ों के बदले अगर 1000-2000 रुपये खर्च हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, होने दीजिए, लेकिन इन चीज़ों से बचना है आपको, ठीक है? 50 रुपये 100 रुपये बचाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। नेगेटिव इश्यूज़ के बारे में नहीं बात करना है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, चाहे वो डिजिटल हो या फिर फिजिकल हो, कि आपके आसपास हो, सामने हो, या फिर जो है वो आप यूट्यूब पे कोई कंटेंट बन रहा है, अब उसको कंज्यूम करना बंद कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। वो आपके हाथ में नहीं है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, डू नॉट इवन ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, जिसको आप छू भी नहीं सकते हैं। आयोग के डिसीजन को, आयोग को आप छू भी नहीं सकते हैं, तो फिर आप उन चीज़ों पे अभी बहस करना, बात करना छोड़ दीजिए। एकदम अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए। जो आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचिए, एग्जाम के बारे में सोचिए, आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसके बारे में सोचिए, ठीक है? ये सब बातें कि पेपर लीक होगा और कट ऑफ क्या होगा, कम जाएगा इस बार, फलाना ढिमकाना, ये आपके मायने, आपके कंसर्न की बातें नहीं हैं, तो इस पे बात नहीं करना है। हम पेपर देने जा रहे हैं, पेपर देने जाएंगे। पेपर अगर लीक होता है तो लीक होगा, तो सबको पता चलेगा और उस पर जो भी एक्शन होना होगा वो सबके लिए होगा। ये हमारे आपके डिस्कशन करने से नहीं होगा, और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन या बिफोर द एग्जामिनेशन ये नहीं होगा। इफ एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, यू हैव टू अपीयर इन दैट एग्जाम एंड you have to appear with all your focus, with all your energy. So do not waste your energy, do not divert your energy, do not talk unnecessary stupid things. ठीक है? तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स है, ये आपको करना चाहिए मेरे ख्याल से एग्जाम से पहले। और इसके बाद थोड़ा बात कर लेते हैं कि अब डर भी लग रहा है। डर क्या लग रहा है कि भाई इतना सारा कुछ पढ़ा, कुछ याद नहीं आ रहा है। ये बट नेचुरल है, पढ़ा हुआ भूल गए हैं, ये बहुत नेचुरल चीज़ है। ये आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, यार उसका ईयर में कन्फ्यूजन हो जा रहा है, अभी सोच रहे हैं तो गांधी इरविन पैक्ट का डेट हम तो याद किए थे कल, अभी याद ही नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें बहुत नेचुरल है, बहुत लोग के साथ, आप अकेले नहीं हैं, सबके साथ जिन्होंने भी पढ़ा है ना, सबके साथ ये चीज़ हो रहा है कि पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है और डर लग रहा है उसके वजह से। देखिए अभी क्या है, जब तक एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल जाएगा, उसके पहले दिमाग में बबल बनता रहेगा, दिमाग इधर उधर भागता रहेगा, तो ये डर रहेगा क्योंकि आपने पढ़ा है ना। जैसे जिसके घर में सामान होता है, जिस किचन में बर्तन होता है, वही बर्तन गिरता है, आवाज़ करता है, ठीक है? आप देखिए कि जब तक कोई ट्रेन नहीं खुली होती है स्टेशन से, ट्रेन पे तो आपने सबने सफ़र किया होगा, तब तक ट्रेन में क्योस रहता है, कोई छोड़ने के लिए आ रहा है, कोई सामान रख रहा है, कोई कूली आ रहा है, कोई बोल रहा है कि टीटी आया क्या, किसी के पास टिकट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, कोई चाय बेच रहा है उसी में, कोई कॉफ़ी बेच रहा है, इसी में कोई बच्चा वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। ये बहुत सारा चीज़ उस ट्रेन में चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन खुलती है, विद इन 5 मिनट एवरीथिंग गेट सेटल डाउन, सब कुछ सेटल हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग जैसे ही खुलेगा, मतलब हमारा जो ट्रेन है वो जैसे ही 12 बजे खुलेगा 13 तारीख को, उसका देखिएगा 12:01 पे सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा। उसके पहले का ये क्योस है। तो इसीलिए डरना नहीं है। ये ट्रेन अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन तक जाएगी, अपने टाइम पे खुलेगी, डरना नहीं है। अभी जो क्योस चल रहा है ना, बस उसको दृष्टा भाव से देखते रहिए कि हाँ ठीक है ये चल रहा है, और ये बहुत नेचुरल चीज़ है। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि ये ट्रेन को खुलनी है, ये ट्रेन लगी हुई है। जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन ही नहीं है, जो ट्रेन ही लेट है, उस प्लेटफॉर्म पे देखिए कोई हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। नहीं है। रियली सॉरी यार, कोई आ गया था। तो मैं यही बोल रहा था कि जो जिस प्लेटफॉर्म पे कोई है ही नहीं, जिस पे ट्रेन ही नहीं है, जिसमें ट्रेन लेट से आने वाली है, वहाँ पे कोई भी खड़ा ही नहीं है, वहाँ पे कोई क्योस नहीं है। तो आपके साथ जो क्योस हो रहा है उसका रीज़न यही है, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, उसका रीज़न यही है कि आपने पढ़ा है, और पढ़ा हुआ जो है वो सब कुछ जो है वो एक साथ आपको बॉम्बार्ड हो रहा है। आपको एक साथ जो है ना, वो लग रहा है कि भाई
सब कुछ याद आ जाए, सब कुछ हमको कहीं से एकदम मतलब सोचें और एकदम एचडी क्लैरिटी में दिखना शुरू हो जाए, बट वो होगा नहीं। वो कब होगा? जब आपको एग्जाम में पेपर मिल जाएगा, ठीक है। अब बहुत लोग को लग रहा होगा कि आपने लिस्ट बनाया होगा कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, पूरा प्रायोरिटी लिस्ट होगा। अब वो प्रायोरिटी लिस्ट में आपने कुछ चीज़ें की होगी और कुछ टॉपिक्स आपका छूट रहा होगा। तो बहुत सारा टॉपिक छूट रहा होगा बहुत लोग का, किसी का पॉलिटी छूट रहा होगा, किसी का ज्योग्राफी छूट रहा होगा, किसी ने फिजिकल ज्योग्राफी कर लिया होगा तो इंडिया का छूट रहा होगा, किसी ने इंडिया कर लिया तो वो फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास का एनसीईआरटी छूट रहा होगा, किसी का बिहार का ज्योग्राफी छूट रहा होगा। तो देखिए, जो टॉपिक आपका बिल्कुल, एक तो यहाँ पे कि ये भी बहुत नेचुरल है, बहुत लोग का, बहुत किसी का 100% सब कुछ कंप्लीट नहीं होता है। 100% कंप्लीट होता तो फिर सबको 150-150 नंबर आते। तो ये नहीं होने वाला है। करंट अफेयर छूटेगा, स्टैटिक का कुछ पोर्शन छूटेगा, ये नेचुरल है, ये होना है। द थिंग इज दैट कि आपने एफर्ट डाला है, आपने प्रिपेयर किया है। तो ये सब किसी अलग अलग लोगों का, किसी का हिस्ट्री छूट रहा है, किसी का ज्योग्राफी छूट रहा है, तो सबके सबके साथ ये प्रॉब्लम है, सबका कुछ ना कुछ छूट रहा है। तो करना क्या है? करना ये है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जिस पे आपका होल्ड है, उसको रिवाइज करना है। और जो चीज़ें आपकी छूट रही हैं लेकिन आपकी पढ़ी हुई है, तो उसको एक बार आप नज़र से गुजार लीजिए, आप उसके पन्ने पलट लीजिए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ ठीक है, ये चीज़ मैंने कर लिया है और ये चीज़ मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने थोड़ा बहुत देख लिया, अगर बेसिक सवाल आएंगे तो वो मैं कर ले जाऊँगा, ठीक है। अब एक चीज़ है कि पेपर बहुत टफ आया तो क्या करेंगे? पेपर बहुत टफ आया तो क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे। पेपर जितना टफ होगा, सबके लिए उतना ही टफ होगा। और पेपर जितना टफ होगा ना, आपको वहाँ पे दिमाग लगाने का उतना ज़्यादा चांस मिलेगा, लॉजिकल एलिमिनेशन करने का उतना ज़्यादा चांस मिलेगा। अब जो लॉजिकल एलिमिनेशन का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा होगा, तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगा कि 15-16 वीडियो है हमारे चैनल पे, उसको आप देख लीजिए। लॉजिकल एलिमिनेशन अगर आप लगाना सीख गए, तो जो टफ क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन आपको टफ मिल रहे हैं, उसमें से 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, 7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप लॉजिकली अपने ब्रेन को यूज़ करेंगे। जो आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन है उसको अगर आप यूज़ करते हैं, जो प्रायर नॉलेज है उसको यूज़ करते हैं, और थोड़ा विजडम दिखाते हैं, थोड़ी बुद्धिमत्ता दिखाते हैं, तो लॉजिकल एलिमिनेशन लगेगा और जो टफर साइड का क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा, ठीक है। सिर्फ रट्टाफिकेशन से कि एवरीथिंग रट ले कि बिहार कब बना है, उड़ीसा से कब अलग हो गया है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म किस तारीख को आया था, ये ठीक है, ये अगर आ गया और जिन्होंने रटा हुआ है तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर अगर इसमें लॉजिकल एलिमिनेशन लगाने का चांस दिया जाए, मतलब आई होप कि क्वेश्चन जो बनाएंगे तो वो ये चांस देंगे कि भाई आप उसमें लॉजिकल एलिमिनेशन लगाओ, तो वो आपको वहाँ पे लगाना है, ठीक है। और एकदम रट्टाफिकेशन वाला ही सवाल आ जाएगा, देन तो फिर वो हो जाएगा कि भाई जिन्होंने रटा है बिल्कुल एकदम सब चीज़ मतलब घोल के पी लिया है, तो उनके लिए बेनिफिशियल है, और जिनको थोड़ा दिमाग लगाने की आदत है, मतलब रटना तो है ही है, सबको रटना है, लेकिन थोड़ा दिमाग पे जो चलते हैं, दिमाग से खेलते हैं, तो उनके लिए टफ हो सकता है। लेकिन पेपर ऐसा नहीं आएगा, पेपर आपको एकदम दिया जाएगा कि आप उसमें प्यार से खेल सकें। पेपर टफ आएगा, सबके लिए होगा, पेपर इजी आएगा, सबके लिए होगा। कंपटीशन और जो किनकी पढ़ाई कितनी अच्छी हुई है ना, वो यहाँ पे दिखता है कि किसका मेंटल स्टेट कितना अच्छा है और किसकी पढ़ाई कितनी अच्छी हुई है। वो पेपर जब टफ आता है या मॉडरेट टू टफ आता है तब पता चलता है, इजी में नहीं पता चलता है, और इजी में कंपटीशन भी कट थ्रोट हो जाता है, ठीक है। टफ पेपर आने का मतलब क्या हुआ कि भाई शुरू के आपको 5 सवाल नहीं आए तो आप डर गए कि अरे भाई 5 सवाल नहीं बना। 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, अगर 20 सवाल, 30 सवाल लगातार अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो भी छोड़ देना है कि भाई कोई बात नहीं है, 30 सवाल नहीं बना, 30 सवाल भी अगर नहीं बन रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपको अभी 120 सवाल बचे हुए हैं, और सारे के सारे 30 क्वेश्चन जो जो टफ वाले सवाल थे वो आपको एक साथ मिल गए हैं। तो मेंटल टेम्परामेंट आपका ये होना चाहिए ना कि अगर आपको 30 सवाल एक साथ, 1 से लेकर 30 तक एक भी नहीं बना, और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, फिर भी आप 31वें सवाल को उसी तरह से देख रहे हैं जैसे आपने पहले सवाल को देखा था, आप देखिएगा पेपर क्रैक हो जाएगा एकदम। अगर ये मेंटल टफनेस आपका है, ये एटीट्यूड है, यू विल क्रैक दिस पेपर, क्रैक दिस पेपर, नॉट ओनली क्वालिफाई बट यू विल क्रैक दिस पेपर। ये मेंटल एटीट्यूड रखिएगा, और जितना टफ सवाल एक साथ मिले खुश हो जाइएगा कि अच्छा जितने कड़े वाले सवाल थे वो एक जगह मिल गए, तो अच्छी बात है कि अब आगे जो भी मैदान मिलेगा वो खाली मिलेगा, आसान मिलेगा। समझ रहे हैं? तो मेंटल एटीट्यूड ये रखना है, ये नहीं रखना कि अरे भाई जा 10 सवाल नहीं बना, 15 जा गेम ओवर। नहीं भाई, गेम ओवर तो 150वें क्वेश्चन पे होगा ना, गेम ओवर तो एग्जाम खत्म होने के बाद होगा ना, गेम ओवर तो मार्क्स होने के बाद होगा ना, मार्क्स आने के बाद होगा ना।
तो आप 10 क्वेश्चन में कैसे डिसाइड कर लिए, 15 क्वेश्चन में कैसे डिसाइड कर लिए कि गेम ओवर हो गया। ठीक है, तो ये नहीं करना है। पेपर को कितने कैसे अटेम्प्ट करना है, तो पेपर को 2 राउंड में मिनिमम आप अटेम्प्ट कीजिए। एक राउंड में जो सवाल आपको आता है एकदम वो बनाइए, और नहीं तो 4 ऑप्शन में से 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट होकर कर दिए, अब बाकी 2 में दिमाग नहीं लगाना है। पहले राउंड में बस वो सवाल बनाना है कि पढ़े और उसका आंसर हमको पता है तो वो टिक किए, और नहीं तो हाँ ये 2 ऑप्शन तो नहीं होगा तो वो कट कर दिए, और बाकी दोनों को छोड़ दिए कि भाई जब दोबारा लौट के आएंगे तब करेंगे। तो ऐसे करेंगे तभी आपका राउंड 1 टाइम पे खत्म होगा और राउंड 2 के लिए टाइम बचेगा। ठीक है, तब आप ये 1 घंटे से पहले 150 क्वेश्चन देख लीजिए, 150 क्वेश्चन कर लीजिए, और उसके बाद राउंड 2 में आइए, क्योंकि राउंड 2 में भी आपके पास कम से कम 70-80 सवाल होंगे, जिसमें से 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेंगे, टिक करके रखेंगे, ऐसा होगा। राउंड 1 में आप 50-60 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो भी आप 50-60 या 70 सवाल अगर आप राउंड, क्योंकि राउंड 1 में वो सवाल करने देखा, पढ़ा, पढ़ने में जो टाइम लगा उसके बाद आंसर टिक किया, और नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेट किया, और ये 1 मिनट से कम, मतलब 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 30 सेकेंड, कोई कोई तो 15 सेकेंड में होगा, कोई 5 सेकेंड में हो जाएगा। तो एवरेज आपका अगर आप मान के चले ना, तो 1 घंटे का अगर टाइम ले तो 1 घंटे में राउंड 1 में, और राउंड 1 में क्या ना, ऐसे आपको 50 से 60 सवाल बनेंगे। ठीक है, तो 50 से 60 सवाल जो है, आप अगर 40, तो आप मान के चलिए कि 40 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट तक में आपका ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको राउंड 2 करना है, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो राउंड 2 में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा डर है भाई। सिलेक्शन नहीं होगा, जब नहीं होगा तब देखेंगे, अभी क्यों सोच रहे हैं, क्या ये मेरे कंट्रोल में है, नहीं है। अभी मेरे कंट्रोल में क्या है, सिलेक्शन लेना, और वो कैसे होगा, पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना। तो पेपर को आप जितने अच्छे से, जितना फोकस के साथ अटेम्प्ट करेंगे, पढ़ने का टाइम चला गया, करने का टाइम चला गया, पढ़ने का टाइम चला गया, करने का टाइम आया है, फोकस दिखाने का टाइम आया है, मेंटल टफनेस दिखाने का टाइम आया है, जो आपने बोया है उसको काटने का टाइम आया है। अब क्यों डरना है, क्या रे भाई, अब हम बो तो दिए हैं, काटने से बारिश हो गया तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की, आपने अपना सब कुछ झोंका है, तो आप ये मान के चलिए कि इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है, और वो आपको सपोर्ट करेगी, वो आपको पुश करेगी, वो आपको वो देगी जिसके आप हकदार हैं। ठीक है, ये नेचर, ये प्रकृति इतना इनजस्टिस नहीं करती है। ठीक है, तो अगर आपने मेहनत किया है तो आप बस ये सोचिए कि यस आई विल मेक थ्रू दिस, यस आई विल गेट सेलेक्टेड इन दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 20,000 25,000 बच्चों का होना है तो क्या मेरा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल ही होगा। पिछले बार 2 नंबर से रह गया था, इस बार नहीं रहेगा। पिछले बार के बारे में सोचना नहीं है, नो बैगेज, कि हम 4 बार से बीपीएससी दे रहे, नहीं हो रहा है। ये नहीं सोचना है कि अभी बीपीएससी इंटरव्यू दिए थे मेरा नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है, सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी 70th के बारे में सोचना है कि ये एग्जाम इन हैंड है मेरा, 1 दिन बाद है, बस अमियस्तो अमियस्तो अमियस्तो, चिड़िया का आँख दिख रहा है, हम अर्जुन है, काम खत्म। बाकी कुछ नहीं जानते हैं, बाकी दुनिया में क्या घटित हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और लास्ट टाइम अच्छे से रिवीजन करना है। अब देखिए कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मैंने लिस्ट किए हैं कि भाई ये कर लीजिए। जैसे बजट है, बजट कर लीजिए, बहुत आसान है, 2 पेज में आपने जिस्ट बनाया होगा या फिर कहीं से आपको डॉक्यूमेंट मिल गया होगा, उसको पढ़ लीजिए, इससे एक सवाल आ जाएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। इकोनॉमिक्स सब, ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है। अब आपको वो अब आप किताब मत पढ़िए कि स्पेक्ट्रम लेकर रिवीजन कर रहे हैं, ये बिहार स्पेशल का पूरा किताब रिवाइज कर रहे हैं, वो टाइम चला गया। अब आप लो हैंगिंग फ्रूट्स पे ध्यान दीजिए। बजट 1 पेज का बस पढ़े, देखे कि हाँ क्या जीडीपी है हमारा, क्या फिस्कल डेफिसिट है, क्या रेवेन्यू डेफिसिट है, किस चीज़ में कितना पैसा दिया गया है, किसको सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है, बजट में कोई स्कीम आया है, बजट में कोई अवार्ड बनाया गया है, ये सब चीज़ों को देख, बजट का डेट देख लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम देख लीजिए। ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में आप कर सकते हैं। सिमिलर विथ इकोनॉमिक सर्वे, सिमिलर विथ फॉरेस्ट रिपोर्ट, सिमिलर विथ सेंसस और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो लेटेस्ट वाला हुआ है वो। इसके अलावा इंडेक्स फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जो रिनोन इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशन का, डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इनका जो भी इंडेक्स है वो आप देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीवाईक्यू कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, यूपीएससी का और बीपीएससी का कंपाइलेशन की, जिसमें ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का इंडेक्स है, वहाँ से 10-15 इंडेक्स आपको मिलेगा, उसको देख लीजिए। वो सवाल पूछेंगे कि कौन सा रिपोर्ट कौन निकालता है। जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट पूछा गया था पिछली बार, कौन निकालता है, ये आएगा। नीति आयोग का कोई रिपोर्ट है वो देख लीजिए। ये सब बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है कि ये देख लीजिए, अगर आ गया तो फिर मजे आ जाएंगे। ट्रेड डील्स, ट्रेड एग्रीमेंट जो भी सरकार ने किए हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, जो पिछले 1 साल में, 1.5 साल में हुआ है, ये सब क्या है, ये कितना, बहुत तो 10 ट्रेड डील हुआ होगा,
5-7 ट्रेड डील हुआ होगा, है ना, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है वो देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन में कुछ स्पेशल कोई घटना जो हुई थी जो करंट अफेयर्स में था, इस तरह की चीज़ों को जो एकदम बहुत कम टाइम में आप देख सकें और आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट हो, आप इसको आसानी से कर सकें। ठीक है, ये आप कर लीजिए। मैप का क्वेश्चन कर लीजिए, मैप देख लीजिए कि भाई मिडिल ईस्ट में क्योंकि लड़ाई वॉर वगैरह चल रहा है, तो देख लीजिए कि कैस्पियन सी कहाँ है, डेड सी कहाँ है ना, गल्फ ऑफ हॉर्मूज कहाँ है, गल्फ ऑफ पर्सिया कहाँ है, ये सब 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 देख लीजिए, बाबल मंडप किधर है, ये देख लीजिए, दस्ते कबीर कहाँ है, दस्ते लुत कहाँ है। बीपीएससी बेसिक्स पर हमारे चैनल पे मैप का वीडियो भी डला हुआ, वर्ल्ड मैप का एक ओवरव्यू दिया हुआ है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नहीं छूटनी चाहिए, जो बहुत जनरल है, तो वो बना हुआ वो देख लीजिए। रिवर सिस्टम का देख लीजिए, बिहार का रिवर सिस्टम बहुत खूबसूरती से बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है, वो तो अगर आपने नहीं देखा तो आप तो मिस आउट कर रहे हैं, मतलब मैं तो यही बोलूँगा। और वो 1 साल से वीडियो डला हुआ है, जिन्होंने भी देखा है उनसे पूछेगा कि वो कितने काम का है, क्या क्या सीखा है वहाँ पे। इंडिया का देख लीजिए, गंगा का देख लीजिए, गोदावरी का देख लीजिए, ठीक है, यमुना का देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र का देख लीजिए। ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप तुरंत तुरंत देख सकते हैं और तुरंत एकदम दिमाग में रहेगा। ये आप कल भी कर सकते हैं, आज से लेकर कल तक ये पूरा काम करना। वाइसरायज कौन कौन हुए और इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ, लॉर्ड मायो से सवाल आता है, लिटन से सवाल आता है, रिपन से सवाल आता है, लॉर्ड कर्जन से सवाल आता है, क्लीमेंट इटली के बारे में जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे उनके बारे में पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ, मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ, ठीक है, साइमन कमीशन से रिलेटेड। तो ये तो खैर बहुत आसान है, ये सब आपने पढ़ा होगा। बाकी वाइसराइज वगैरह के बारे में देख लेना, आपको 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 गवर्नर जनरल के बारे में भी देख लेना है कि वारेन हेस्टिंग के बारे में देख लें, कॉर्नवालिस के बारे में देख लें, वेलेस्ली के बारे में देख लें, डलहौजी के बारे में देख लें, कैनिंग के बारे में देख लें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड क्लाइव के बारे में देख लें कि भाई क्योंकि वो कलर से फिर बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर होता है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके समय कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही थी, परमानेंट सेटलमेंट आ रहा था, तो कोई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आ रहा था, तो कोई थाना सिस्टम डेवलप कर रहा था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक सवाल है और ये गलत नहीं होने चाहिए। तो इन चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए। जो टफ है वो सबके लिए टफ होगा, बट जो आसान है वो आपके लिए भी आसान होना चाहिए। पता चला जो आसान है वो बाकी के लिए आसान हो गया और आपके लिए टफ हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। कांग्रेस का सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन कि बिहार में पहला सेशन कब हुआ था, बिहार में कौन कौन सा सेशन हुआ था, उसके चेयरमैन कौन थे, मतलब प्रेसिडेंट कौन थे, और कोई इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन लिया गया क्या, बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ का हुआ और इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, क्यों इंपॉर्टेंट था, कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ था, क्या वहाँ पे कंपाइल किया गया था, सुत पिता का किया गया था, विनय पिता का किया गया था, धम्म पिता का किया गया था, किसके लीडरशिप में हुआ था, कौन उस समय रूलर था। तो ये अब 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, इसके बारे में पता होना चाहिए, जैन काउंसिल हुआ, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो छोटी छोटी है, जो बार बार रिपीट होती है पीवाईक्यू से, जो आपको पता चल गया होगा, तो इन चीज़ों को कर लेना, ये लो हैंगिंग फ्रूट है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक किताब लेके बैठ जाएंगे कि हम लक्ष्मीकांत रिवाइज करते हैं, तो आप फिर करते रहिए। ये इतना सारा चीज़, और लक्ष्मीकांत आप देख लीजिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको किस में ज़्यादा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब काम करना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ने का टाइम था, थ्योरी को समझने का टाइम था, वो टाइम अब चला गया है, वो टाइम अब नहीं है। अभी टाइम है कि आप कम एफर्ट में जितना ज़्यादा आउटपुट ले सकें। ठीक है, पैरेटो रूल तो वही जानते ही हैं, आपकी लास्ट का 20% एफर्ट आपको 80% रिजल्ट दिलाएगा। तो ये फैक्ट है, ये प्रूवन चीज़ है। तो इसीलिए नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, नेगेटिव माइंडसेट से दूर रहिए, स्ट्रांग माइंडसेट के साथ रहिए, जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए, और कुछ प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए, आज से लेकर कल तक में उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अच्छे वीडियो, जैसे पर्सनालिटी सीरीज का वीडियो बीपीएससी बेसिक्स पे डला हुआ है, उसको आप देख लीजिए। तो उसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और उनसे रिलेटेड बहुत अच्छी बातें बताई गई है, जो आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। आप रिवर सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं, आप मैप वाला वीडियो देख सकते हैं, आप एलिमिनेशन टेक्निक का वीडियो देख सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। आप एंशिएंट हिस्ट्री का पीवाईक्यू पूरा जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इम्तियाज सर की किताब है उसको किया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको चीज़ों को रिवाइज करने में और डेप्थ में जाके समझने में बहुत काम आएगा। तो मैं आप लोगों से तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप देख सकते हैं तो इन चीज़ों को देख लें, अपना आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करें, उस पर रिलाई करें, उसको बार बार रिवाइज करें, और इस तरह के छोटे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। ठीक है, अपना शॉर्ट नोट्स, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, इकोनॉमी का टर्म हो गया, स्टैगफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इंसॉल्वेंसी क्या है, बैंकरप्सी क्या है, ठीक है, रिसेशन क्या होता है, एक्चुअली एनपीए क्या होता है, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि ये अगर आ गया और ये आप गलत कर लेंगे तो ये जो जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ाई की होगी, जो बेसिक पढ़ाई की होगी, वो सही कर ले जाएंगे कि भाई प्राइमरी डेफिसिट से उनको क्या इंडिकेट करता है, फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है गवर्नमेंट के फिस्कल हेल्थ के बारे में।
ठीक है। एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी है उसमें जो बॉक्सेस बने हुए हैं, उसका जो मैप है, उसका जो हाईलाइटेड पोर्शन है, बस वो चीज़ें आप देख लें तो इससे सवाल आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यही मुझे कहना था। आई डोंट नो कि वीडियो कितना लंबा हुआ कितना छोटा हुआ, तो जो लोग भी आखिरी तक बने रहे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि बस दिमाग में आज से लेकर कल तक ये चिपका लीजिए कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तुम्हारे टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तुम बहुत बहादुर हो, तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत पढ़ाई की है, और अब तुम्हें उस पढ़ाई को, उस मेहनत को फलीभूत करना है। किसी एग्ज़ाम में जाके वहाँ पे गोला भरना है, रंगना है, तो वहाँ पे आपको बहुत फोकस के साथ जाना है। रोल नंबर की जगह रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और अच्छे से OMR को भरना है। अगर ये आप लोग कमेंट में बताएंगे तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, OMR कैसे, एकदम एग्जाम हॉल में क्या करना है 2 घंटे में, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा वीडियो बना लेंगे, क्योंकि सुन के मन हल्का होता है। इन बातों को सुन के डिस्कस करके, पता तो सबको सब कुछ है बट फिर भी मन हल्का हो जाता है। और आखिरी में हम आप लोग को बहुत ही प्रसिद्ध कविता श्री कुंवर नारायण जी की है, जो कि बहुत फेमस हुई थी। एक सीरीज आई थी एस्पिरेंट उसके बाद, और उसके पहले भी बहुत फेमस थी। तो उस कविता के साथ आप लोग को मैं छोड़े जाना चाहूँगा। और जिनको भी थोड़ा भी डर लग रहा है, थोड़ी थोड़ी भी मायूसी है, या थोड़ा भी एंजाइटी हो रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में घुसने के पहले तक आप इस कविता का पाठ कर लें, या इस कविता को सुन लें, या ऐसी कोई भी कविता जो आपको हिम्मत देती हो उसको जरूर पढ़ें। अंतिम ऊंचाई। कितना स्पष्ट होता है आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर 10 दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस उल जुलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, जब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में, अंत तक हिम्मत न हारने में। तो दोस्तों, साथियों, मैं आपको यही कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा, फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप कैसे लड़े, आप कैसे चले। तो लड़ना है, सारा फोकस अपना इस लड़ाई पे देना है कि अपना सब कुछ देना है, झोंक के लड़ना है। जितनी ताकत है, जितनी ऊर्जा है, जितना एनर्जी है, सब कुछ फोकस होके एक डायरेक्शन में लगा के और दे देना है बस। और जब आप ये कर लेंगे तो जैसा मैंने कहा कि प्रकृति हमें बहुत प्यार करती है, ये दुनिया, ये सृष्टि पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है, और जब आप पॉजिटिव होकर काम करते हैं तो बदले में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो 1-2 कमेंट फीडबैक में ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और जो वीडियोस मैंने बोला है बीपीएससी बेसिक्स पे जाके ज़रूर देखें, बहुत काम की वीडियोस हैं। दोस्तों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़े बीपीएससी बेसिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, और एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे एक आध और वीडियो लेके आने का। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने भी सीरियसली मेहनत की है। आई होप आई प्रे फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि भाई आपका प्रीलिम्स हो, आपका मेंस भी अच्छा हो, आप मेंस की अच्छी तैयारी करें, और आपका फाइनली आप सेलेक्ट हों और आप ऑफिसर बने और बिहार को लीड करें, बिहार में आप कंट्रीब्यूट करें। बहुत ज़रूरी है अच्छे ऑफिसर्स की, अच्छे लोगों की जो सिस्टम में आए, काम करें, बेहतर काम करें। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी शुभकामना के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।